सबसे पहले पाशा साहब आप ये बताइए कि आज ये जो नई कानून साजी हुई है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट कहा जा रहा है, इस कानून साजी से क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली है उसका खात्मा हो सकता है? क्योंकि हुकूमती वज़रा की राय इस हवाले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि इन दोनों सियासी रहनुमाओं को इससे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर साहब ये कहते हैं कि आइन में ताहियात नाअहली का कोई जिक्र ही नहीं है। पाशा साहब, हकीकत क्या है? क्या वाकई नवाज शरीफ की वापसी का दरवाजा आज इस कानून साजी से खुल चुका है? जी, थोड़ा सा सुना है, कुछ थोड़ी सी समझ आ गई है। बात ये है कि ये जो नया एक्ट आया है इसकी सेक्शन 5 के तहत जो पहले से हुए मुकदमात 184(3) के तहत, तो वो उसमें मुतासरा फरीक इस एक्ट के नफाज के 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकता है। अपील में के नहीं, वर्ल्ड रिव्यू लिखा हुआ है, नजरसानी जिसको उर्दू में कहते हैं, तो नजरसानी की अपील हो सकती है। और ये सारा एक्ट जो है टोटल 7 इसकी हैं शिक हैं, और उसमें बिल्कुल रिव्यू के वर्ड लिखा हुआ है कि रिव्यू किया जा सकता है। और अगर पहले कोर्ट ने फैसला किया है तो फिर उससे लार्जर बेंच यानी उससे बड़ा बेंच रिव्यू सुनेगा और उस पर फैसला करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये ऑलमोस्ट उसी तरह ही है जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आर्टिकल 184(3) के हवाले से अपील प्रोवाइड की गई थी। डिस्टिंक्शन ये है कि उसमें अपील प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसमें रिव्यू की जो है वो प्रोविजन रखी गई है। तो अच्छा, इसमें एम्बिग्विटी क्यों है? जी, एक मैं हसन रजा पाशा साहब, इसमें लिखा हुआ है अपील जस्ट लाइक 185। तो 185 के अंदर जो फैक्ट्स का भी रिव्यू हो सकता है, लॉ का भी रिव्यू हो सकता है। तो ये तो सर फिर फुल फ्लेज अपील हो गई और फुल फ्लेज नजरसानी हो गई ना, कि नए बेंच बैठ के सुनेंगे नए जज। जी सर जी, आवाज जरा कट रही है। 185 के तहत वैसे ही एपेलेट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, और 185 के तहत कोई फैसला किसी भी होता है किसी भी केस का तो उसमें रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू की प्रोविजन मौजूद है। और एक और चीज आपने देखी है इस एक्ट में कि अपनी मर्जी का वकील भी कर सकते हैं। ये शिक जो है ये उसमें भी थी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में, तो ये इसमें भी डाल दी गई और ये मंजूर हो गया। अब ज़ाहिर है गजट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, इसमें शाया हो चुका है, तो ये कानून तो बन गया है। तो पाशा साहब, हुकूमती वज़रा की राय इस पर मुख्तलिफ क्यों है, एम्बिग्विटी क्यों है? वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि आइन में ताहियात नाअहली का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि इन दोनों सियासी रहनुमाओं को इस नए कानून से कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है कि इस नए कानून के तहत उनको फायदा मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि 184(3) के अगर केसेस है, अब देखना ये है कि जो तरीन साहब वाला केस है क्या वो 184(3) के तहत था या 185 के तहत था। यही चीज नवाज शरीफ के केस में है कि वो भी 184(3) के तहत नहीं था, वो था 185 के तहत ही, नीचे से प्रोसीडिंग्स ऊपर आई थी। तो 184(3) नहीं है, तो मेरा ख्याल है आजम नज़ीर तारड़ साहब की बात में वजन है। रिजवान रज़ी साहब, सो मोटो फैसलों पर नजरसानी का नया कानून है, पंजाब इलेक्शन केस में बड़ी हलचल है। क्या लगता है आपको इस कानून के नफाज के बाद पंजाब इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई जवाब निकल आया है? अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करेगी या फिर इस कानून के बाद भी पंजाब इलेक्शन का जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस में दिया गया है वो वैसे ही रहेगा? देखिए, इलेक्शन का फैसला जो है वो उसका शायद इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई खींच तान के निकाल लें। मुझे तो नस्ला टावर के वो मजलूमीन याद आ रहे हैं। 350 लोग जो हैं उनको रातों रात उनकी घरों से निकाल के बाहर सड़कों पे बिठा दिया गया और उनके पास कोई फोरम दस्तयाब नहीं था कि किसी जगह पे जाके अपनी सुनवाई के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते। आज के इस कानून से नस्ला टावर के उन लोगों को हक़ अपील मिल गया है कि वो जाके सरकार के उन अदारों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त कर सकें, उन्हें अदालतों में घसीट सकें। उनकी सारी उम्र की कमाई चली गई। देखिए, अपील का हक़ जो है वो तो दुनिया के तमाम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ होता है और नज़रसानी का हक़ भी होता है। ये जो चीफ़ जस्टिस साहब का सुओ मोटो था, ये एक ऐसा कानून
बन गया हुआ था, मैं बड़ी माजरत के साथ उसे काला कानून नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसा कानून बन गया हुआ था कि जो हरफ आखिर था और वो जो मर्जी फैसला कर दें। चीफ साहब जो हैं वो नस्ला टावर तो गिरा जाते हैं, लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो ट्विन टावर बना हुआ है उसको लीगलाइज कर जाते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है और उनकी इस के खिलाफ कहीं पे सुनवाई नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को अगर कोई रिलीफ मिलेगा भी, और जिस तरह मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत तासुर है। नवाज शरीफ साहब को अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वो उस दरख्वास्त से मिलना है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भून साहब के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बवजूद उसको सिर्फ एक दफ़ा समाअत के लिए मुलतवी किया, वो भी सिर्फ एडजर्नमेंट करने के लिए, उसके अलावा उस दरख्वास्त को टेकअप नहीं किया, जिसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल भी मेरा ख्याल है कि हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वो ओरिजिनल पिटीशन थी जिसके अंदर उन्होंने ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी सजा है। आप ये सजाए मौत से भी बड़ी सजा है, आप किसी को जिंदा दरगोर कर दें, उसके फंडामेंटल राइट छीन लें फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो इसके खिलाफ वो अपील में गए थे और वो एप्लीकेशन टेकअप अगर हो जाएगी तो अगर नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिलना है तो उस दरखास्त के अंदर मिलेगा। और इरफान कादिर साहब भी यही कहते हैं कि आइन में तो जिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल, इरफान कादिर साहब जो है वो इसी को ही कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि ताहयात नाअहली नहीं होती और डेफिनेटली जो आर्गुमेंट सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। जी सुनवाइए। कि ये जज साहिबान शामिल थे, मियाँ साकिब, ये मौजूदा जो है बंदियाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आइन है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है? क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी या नहीं लिखी थी? क्या देख रहे हैं आप? क्या जो जजेस की तकसीम है वो खत्म हो पाएगी? क्या हुकूमत और अदलिया की जो महाजराई है वो कम हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि जजेस की तकसीम अभी फौरी तौर पे मुझे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही और उसमें खलीज ज़्यादा गहरी और बड़ी हो गई है। देखें, बात यह है कि कमीशन एक हुकूमत ने अपने एक कानून के तहत बनाया जिसका नाम है पाकिस्तान कमीशन फॉर द इंक्वायरी एक्ट 2017। उसकी सेक्शन 3 थी जिसके तहत बनाया गया और उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई सलाह मशवरा करना है या उनका। हाँ, रवायत है और आज किसी केस की हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया कि रवायतन मुझसे पूछना चाहिए था। ठीक है कि रवायतन उनसे पूछ सकते लेकिन कानून चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें कि जो हुकूमती मौक़िफ़ हमने सुना है वो ये कह रहे थे कि चूंकि इसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब इंटरेस्टेड पार्टी थे, उनके कोई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन रिश्तेदार वो इसमें उनकी ऑडियो लीग TOR का हिस्सा थी, तो हमने उनको ऑन बोर्ड ना ले तो इन्वॉल्वमेंट ना हो ताकि कोई कल न कह सके कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको सामने रख के अपनी मर्जी का जज जो है वो तैनात किया। तो इसीलिए जो सीनियर प्यूनी जज था उसको हमने मुकर्रर कर दिया चेयरमैन, और जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उनसे तो जरूरत ही नहीं थी ना इनकी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वहां बैठे थे। चूंकि 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान थे जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, उनका एक इंडिपेंडेंट जो है वो है सारा स्ट्रक्चर। तो इस हवाले से उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। तो तीसरी जो सबसे अहम है जो काजी फैसल साहब ने उस दिन सेकंड हेयरिंग के दौरान की कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चाहिए था कि ये नोटिस देते, उसके बाद रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करते, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया, ये ज्यादती की गई है। अब सुन लेते